नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस कक्षा में अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। यह विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना है और हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्य तौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका से 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पहला टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अमेरिकी क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए की गई क्रांति या विद्रोह था। और इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व के मानचित्र पर एक नए देश के रूप में अमेरिका का जन्म हुआ। तो विश्व इतिहास के प्रमुख क्रांतियों में इसका भी नाम आता है, जिसके फलस्वरूप एक नए राष्ट्र अमेरिका का जन्म हुआ। यह हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक अमेरिकी संविधान की विशेषताओं से आता है। अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद अपनी शासन व्यवस्था के स्वरूप को तय करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, जो विश्व का पहला संविधान था। इस संविधान की विशेषताओं के बारे में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिकी गृह युद्ध या अमेरिकी सिविल वॉर, यह टॉपिक है जो अमेरिका के राज्यों के बीच लड़ा गया। मतलब अमेरिकी राज्य आपस में ही संघर्षरत हो गए और इसके परिणाम स्वरूप यह गृह युद्ध अमेरिका को झेलना पड़ा। और 4 साल की लड़ाई के बाद इस गृह युद्ध का अंत हुआ और फिर अमेरिका एक नए स्वरूप में विश्व के सामने उपस्थित हुआ। एक नए आधुनिक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का जन्म हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक नए राष्ट्र, एक नए स्वरूप में अमेरिका विश्व के सामने आया। तो आज हम लोग इसी युद्ध की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या था इस युद्ध में जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका एक नए आधुनिक राष्ट्र के रूप में, एक तेज़ी से विकसित करने वाले राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत संघीय राज्य के रूप में विश्व के सामने उपस्थित हुआ। और इतने भयानक संघर्ष के बाद भी अमेरिका टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत संघ के रूप में, महत्वपूर्ण देश के रूप में विश्व मानचित्र पर आया। यह टॉपिक जो अमेरिकी सिविल वॉर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, यह भूपेंद्र नाथ मंडल विश्वविद्यालय के पीजी के सेमेस्टर 3 में, तृतीय खंड सेमेस्टर में CC 12 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा यह BA लेवल पर भी, स्नातक स्तर पर भी यह पाठ्यक्रम में शामिल है। स्नातक तृतीय खंड के पत्र संख्या 8, ऑनर्स पेपर 8 में इस क्रांति के बारे में पढ़ने को दिया गया, इस गृह युद्ध के बारे में पढ़ने को दिया गया है। तो यह टॉपिक समान रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब BA और MA दोनों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि अमेरिका का गृह युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका रही और इस गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो चलिए आज हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि इस गृह युद्ध का कारण क्या था।
अमेरिकी गृह युद्ध का कारण क्या था। उसके बाद अब्राहम लिंकन की इस पर क्या भूमिका रही इस युद्ध में, और इसके बाद परिणाम पर चर्चा करेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, महत्वपूर्ण उपनिवेश था, और ब्रिटेन के पास दो बहुत महत्वपूर्ण उपनिवेश थे, अमेरिका और भारत। पश्चिमी उपनिवेश के रूप में अमेरिका था जो ब्रिटेन से पश्चिम की ओर पड़ता था, और पूर्व की ओर भारत उपनिवेश था। दोनों उपनिवेश संसाधन बहुल थे, मतलब यहाँ संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अमेरिका से अमेरिकी संसाधनों के व्यापार से इंग्लैंड को बहुत लाभ होता था, और चूँकि वहाँ मूल निवासियों की संख्या कम थी, जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी कम था, यूरोप से सताए हुए लोग, पीड़ित लोग, या नए मौके संभावनाओं को तलाशने में लगे हुए लोग, या स्वतंत्र स्वच्छंद विचार के लोग अमेरिका जाकर बसने लगे। धीरे धीरे अमेरिका व्यापार के काम से, या दंडित करने के तौर पर, या भागकर, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, या व्यापार के सिलसिले में, शासन के सिलसिले में, मतलब कि विभिन्न कारणों से अमेरिका जाने लगे, और बहुत सारे लोग वहीं के निवासी होकर रह गए। लेकिन वहाँ की आबादी कम थी और संसाधन प्रचुर मात्रा में भरे हुए थे। बाद में यूरोपीय देशों ने दास व्यापार शुरू किया। दास व्यापार का अर्थ है कि मनुष्यों को, अपने जैसे मनुष्यों को पकड़कर व्यापार के लिए उसे बेच देना। क्योंकि अमेरिका में संसाधन प्रचुर थे, श्रम की मात्रा कम थी, श्रम शक्ति कम थी, इसलिए दासों का डिमांड वहाँ, मजदूरों का डिमांड वहाँ ज़्यादा था। और यूरोपीय देश इस दास व्यापार में प्रचुर मात्रा में मुनाफा देखते थे। वे अपने अफ्रीकी उपनिवेशों से दासों को पकड़ कर, मतलब व्यक्तियों, लोगों को पकड़ कर अमेरिका ले जाते थे और वहाँ उसे बेच देते थे, जो मजदूर के रूप में वहाँ काम करते थे, अपने मालिकों के अधीन मजदूरों के रूप में काम करते थे। तो यह सिलसिला जब अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय से चला आ रहा था। तो मतलब वहाँ दासों की अच्छी खासी संख्या हो गई थी, जो अपने मालिक के अधीन, मालिक के अधीन रहते थे और उनके कृषि फॉर्म पर या उनके व्यक्तिगत कामों को किया करते थे। इस दास व्यापार से यूरोपीय राष्ट्रों ने प्रचुर मुनाफा कमाया। बाद में जब दास व्यापार प्रतिबंधित होने लगा या इस व्यापार की आलोचना होने लगी, या यूरोप में भी जब इस व्यापार की आलोचना होने लगी कि लोगों का क्रय विक्रय करना अच्छी बात नहीं है, यह असभ्य लोगों की निशानी है, तो धीरे धीरे दास व्यापार बंद हो गया। बहुत सारे देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दासों का क्रय विक्रय करना, लोगों को पकड़कर दास बनाकर रखना, बेचना, इस पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। लेकिन तब तक अमेरिका में दास प्रचुर मात्रा में पहुंच चुके थे। उनकी संख्या, पर्याप्त संख्या में वे कृषि कार्य में संलग्न हो गए थे। अपने मालिकों के कृषि फॉर्म पर वो काम करते थे। अब हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं कि यह गृह युद्ध आखिर हुआ क्यों। अमेरिका विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था और विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किए थे। ये अमेरिकी क्रांति के समय ही पढ़ते हैं कि 13 अलग अलग उपनिवेश थे जो आपस में मिलकर एक संघ के रूप में लड़ाई किए और ब्रिटेन को परास्त करके एक स्वतंत्र देश की स्थापना की। उन्होंने अपना एक संविधान बनाया और संघ राष्ट्र का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। संघ राज्य ऐसे राज्यों को कहते हैं जो विभिन्न छोटे छोटे राज्यों के जोड़ने से आपस में मिलकर छोटे छोटे राज्य एक किसी बड़े देश के रूप में अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे भारत एक संघ राज्य है, हमारी संघीय सरकार दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार कहलाती है और हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। हम भारत में देखें तो कहीं भी भारत नाम का देश नहीं है, बल्कि यह विभिन्न राज्यों का एक समूह है। उसी तरह अमेरिका जो था वो एक संघीय राज्य था जो विभिन्न राज्यों का
एक समूह था, लेकिन इस समूह में सभी राज्य जो थे वो बराबर के स्तर पर नहीं थे, बराबर आर्थिक रूप से बराबरी पर नहीं थे, बल्कि कुछ राज्य जो थे वो पिछड़ी हुई अवस्था में थे, कुछ राज्य जो थे वो ज़्यादा धनी थे, कुछ राज्यों में उद्योग धंधों की प्रधानता थी, कुछ राज्य कृषि में संलग्न थे, कृषक राज्य थे। तो इस तरह राज्यों की संख्या के राज्यों के प्रकृति के आधार पर, मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर राज्य दो भागों में बटे हुए थे, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य जो थे वो उद्योग धंधों, वहाँ उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके थे, वो एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में और जो औद्योगिक राज्य के रूप में बने हुए थे, कल कारखानों की प्रधानता थी और वो उत्पादन कार्य में संलग्न थे। वो उत्तरी राज्य कल कारखानों के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से उत्पादन कार्यों में संलग्न थे, और अमेरिका के दक्षिणी राज्यों का समूह जो था वो कृषि कार्य में संलग्न था। कृषि कार्य मतलब नगदी कृषि, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, ये वहाँ की प्रमुख फसलें थी। इस फसल के उत्पादन में लगे हुए थे और इन फसलों के उत्पादन के लिए उसे मानवीय श्रम की आवश्यकता होती थी, अधिक मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता होती थी, और वो अपने दासों के माध्यम से यह खेती का कार्य करवाते थे। तो दोनों राज्यों में, दोनों तरह के राज्यों में, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, दोनों राज्यों में क्या है, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में अंतर है। एक राज्य जो है, एक तरफ के राज्य जो है वो औद्योगिक राष्ट्र हैं और दूसरे तरफ के राज्य जो है वो कृषक राज्य के रूप में हैं। तो उद्योग संरचनाओं के चलने वाले राज्य और दूसरे राज्य जो हैं वो कृषि संरचनाओं से चलने वाले राज्य। तो दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था अलग अलग है, इसलिए उसमें टकराव है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अब संघ जो है वो कहीं ना कहीं उत्तरी राज्य की तरफ अधिक झुका हुआ रहता है। संघ का मतलब कि जो वहाँ के सभी राज्य मिलकर जो अपना प्रेसिडेंट चुनते थे, अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते थे, उसकी कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से झुकाव उत्तरी या दक्षिणी राज्यों के प्रति होती थी। जब वो उत्तरी राज्यों के प्रति झुके होते थे तो दक्षिणी राज्यों को उसके प्रति शंका होती थी, और दक्षिणी राज्यों के प्रति झुके होते थे तो उत्तरी राज्यों के प्रति उनकी शंका होती थी। मतलब दोनों राज्य सशंकित रहते थे। शंका किस बात पर होती थी, तो दोनों राज्यों की प्रकृति में अंतर था और दोनों राज्यों के हितों में अंतर था। शंका इसी बात पर होती थी, कहीं वो हमारे अहित तो नहीं कर रहे हैं आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से दोनों में टकराव क्या था, उत्तरी राज्य के उद्योग प्रधान राज्य का चाहते थे कि हमें संघ जो है वो संरक्षण प्रदान करे, व्यापारिक संरक्षण प्रदान करे, ताकि हमारे वस्तुओं की लागत कम पड़े और हम ऊंचे मुनाफे पर उसे बेच सकें। मतलब हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। संघ ऐसा कानून, ऐसा प्रयास, ऐसा प्रोत्साहन करे, हमें इस तरह से संरक्षण दे कि हमारे लाभ अधिक से अधिक हों। और दक्षिणी राज्य चाहते थे कि नहीं, केंद्र जो है अगर उन्हें संरक्षण देगा तो वस्तुओं के दाम महंगे होंगे और हमारे लिए आर्थिक रूप से यह नुकसानदेह है, क्योंकि ये तो उपभोक्ता राष्ट्र थे, इनका प्रधान काम था कृषि, ये उत्पादन स्वयं करते नहीं थे, और उत्तरी राज्य का उत्पादन अगर इन तक महंगे दामों में पहुंचता तो इन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता। इसलिए ये चाहते थे कि केंद्र जो है, संघ जो है वो संरक्षणकारी उपाय नहीं करे, व्यापार में संरक्षणकारी उपाय नहीं करे, और जितना हो सके सस्ते दामों पर हमें माल मिल सके। उत्तरी राज्य चाहते थे कि हम अधिक से अधिक महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा ज़्यादा कमा सकें। इसी प्रकार दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था व्यापारिक संरक्षण के बाद, दास प्रथा का मुद्दा था। दक्षिणी राज्यों के पास दासों की संख्या अच्छी खासी थी और उत्तरी राज्य को दासों की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें मजदूरों की आवश्यकता थी। वो दास प्रथा की निंदा करते थे, इसे अमानवीय बताते थे और इसकी निंदा करते थे। वो कहते थे अमेरिका एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में है, इसलिए ये दास प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाप्त हो जानी चाहिए। दासों का व्यापार नहीं होना चाहिए, दासों के रूप में किसी व्यक्ति को बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, यह मानवता का उल्लंघन है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मूल छिपा हुआ उद्देश्य यह भी था कि अगर दास प्रथा समाप्त कर दी जाएगी तो ये इतने सारे जो दास दक्षिण में फंसे हुए हैं ये सभी मुक्त हो जाएंगे और फिर कल कारखानों को मजदूरों की
अधिक से अधिक मात्रा मिलेगी, मतलब मजदूर उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, सस्ते श्रम उपलब्ध होंगे, जिससे उनका मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये दास प्रथा का विरोध करते थे, ये खुलकर दास प्रथा का विरोध करते थे और सबसे ज़्यादा टकराव इसी रूप में होता था कि दास प्रथा बनाई रखी जाए या दास प्रथा समाप्त कर दी जाए। दासों को भी जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था तो दासों को भी कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए थे। दासों को भी मतदान में, दासों के भी वोटों में परसेंटेज को निर्धारित किया गया था और 3/5 हिस्सा दासों के लिए, उसकी जनसंख्या का 3/5 हिस्सा निर्धारित था। मतलब कि अगर 100 दास होंगे तो 60 वोट उनके तरफ से गिने जाएंगे। तो उत्तर और दक्षिण राज्यों के हित अलग अलग थे, दोनों के हित टकरा रहे थे, व्यापारिक संरक्षण को लेके, दास प्रथा के मुद्दों को लेके और संघ को अपनी ओर झुकाने को, संघ को अपनी ओर से प्रभावित करने के मुद्दों को लेके। इस रूप में इनका हित टकराता था। आर्थिक रूप से दोनों राज्यों में असमानता थी, क्योंकि उत्तर के राज्य अधिक संख्या में थे और आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत थे। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्तर में रहता था, मतलब कि लगभग अमेरिकी आबादी का 2/3 हिस्सा उत्तर में रहता था और 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तर की ओर से सम्मिलित थे। 34 में 23 राज्य उत्तर की ओर से थे और 2/3 जनसंख्या उत्तर में रहता था, जबकि दक्षिणी राज्यों में दासों, गुलामों की संख्या अधिक थी और कपास, गन्ना और तंबाकू के बड़े पैमाने पर खेती करते थे। इनका दक्षिण का पूरा अर्थव्यवस्था जैसा वो दासों पर निर्भर था। और सवाल आता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, दोनों राज्यों के हितों को बराबर में कैसे किया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाला सवाल यह था कि दास प्रथा को क्या किया जाए, दास प्रथा का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि दक्षिण के राज्य दास प्रथा को जारी रखना चाहते थे और उत्तर के राज्य जो थे वो दास प्रथा को निकृष्ट मानने लगे और समाचार पत्रों के माध्यम से इसके एक कलंक के रूप में उठाने लगे। इसे समाप्त करने के लिए जोर शोर से मांगों को उठाने लगे। दोनों तरफ एक दूसरे की विरोधी भावना फैलने लगी। समस्या तब उत्पन्न हुई जब अमेरिका में नए नए क्षेत्रों का आगमन शुरू हुआ, मतलब कि नए नए क्षेत्र अमेरिकी देश से जुड़ने लगे। नए क्षेत्र जो एक राज्य के रूप में अमेरिकी संघ से जुड़ना चाह रहे थे, वो अब किस रूप से जुड़े, मतलब कि ये उत्तर के राज्य की ओर से सम्मिलित हो, उत्तरी संघ में सम्मिलित हो या दक्षिणी संघ में, मतलब दास राज्य के रूप में। तो इन राज्यों के सामने जब अमेरिकी संघ में जुड़ने के लिए आए, तब संघ के सामने यह सवाल उत्पन्न हुआ कि इस नए राज्यों को दास राज्य के रूप में स्वीकार किया जाए या स्वतंत्र राज्य के रूप में, क्योंकि संघीय अर्थव्यवस्था में दासों की भी गणना होती थी और मूल विवाद यहीं से शुरू हुआ। कोई नए राज्य जब विलय के लिए आए तो उसे किस रूप में शामिल किया जाए। पहली बार यह सवाल उठा मिसौरी राज्य के विलय को लेकर, यह विवाद ज़्यादा गहरा गया। मिसौरी एक क्षेत्र था जो एक राज्य के रूप में अमेरिकी संघ में शामिल होना चाह रहा था और उत्तर और दक्षिण वाले उसे अपने अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना चाह रहे थे, मतलब वो उनके तरफ से दास राज्य के रूप में सम्मिलित हो और उत्तरी राज्य कहते थे कि ये उद्योग स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित हो। अंत में इस विवाद का हल वहाँ की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हेनरी क्ले की मध्यस्थता में मिसौरी समझौते के द्वारा संपन्न किया गया। इस समझौते के तहत इसे एक दास राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, मतलब मिसौरी को एक दास राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया और कहा गया कि भविष्य में 36.5 डिग्री 30 इंच अक्षांश के उत्तर वाले क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में दास प्रथा जारी नहीं रहेगी। मतलब अब जो नए राज्य जुटेंगे
उसके लिए एक सीमा तय कर दी गई कि वो अगर इधर होंगे तो दास राज्य के रूप में जुटेंगे, और अगर उस तरफ होंगे तो इस 36.5 डिग्री अक्षांश के उत्तर की ओर होंगे तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जुटेंगे। इसके बाद टेक्सास एक प्रांत के रूप में जुड़ने के लिए आया और यह एक दास राज्य के रूप में सम्मिलित हो गया। इसी तरह फिर कैलिफोर्निया के मुद्दे पर विवाद हुआ और कैलिफोर्निया एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया, जबकि यह दास राज्य के रूप में, दास राज्य की तरफ बाउंड्री लाइन जो थी 36.5 डिग्री की अक्षांश की, उसके अनुसार इसे एक दास राज्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए था, तो यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित हो गया। इस घटना के बाद दक्षिणी राज्यों में विरोध तेज हो गया। उन्हें लगने लगा कि संघ जो है वो उसके साथ पक्षपात कर रहा है। अब उसे शांत करने के लिए एक भगोड़ा दास कानून बनाया गया। इसे संतुष्ट करने के लिए, केवल दक्षिणी राज्यों को संतुष्ट करने के लिए एक भगोड़ा दास कानून लाया गया। इस कानून में यह प्रावधान था कि यदि कोई दास किसी मालिक के पास से भाग जाता है तो उसे पुनः पकड़ा जा सकता है, और इसका उत्तरी राज्यों ने तीव्र विरोध किया क्योंकि वो भगोड़े दासों को शरण देते थे। इस तरह लगातार नए नए मुद्दे जो दोनों के संबंधों को खराब करते थे, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, इस तरह के समस्या आती गई। 1854 में कैंसस और नेब्रास्का, ये दो प्रांत का नाम है, कैंसस और नेब्रास्का, ये दोनों जब अमेरिकी संघ में विलय करने लगे तो इनको लेके विवाद और गहरा गया, क्योंकि 36.5 डिग्री के उत्तर स्थित थे और मिसौरी समझौते के अनुसार इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित किया जाना था, किंतु इसे दास राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह विवाद के मुद्दे जो थे वो नए नए क्षेत्र जब विलय करने लगे, उस समय यह विवाद उत्तर और दक्षिण का विवाद बढ़ गया, क्योंकि दोनों क्षेत्रों को यह लगता था कि अगर दास राज्य के रूप में कोई नया प्रांत सम्मिलित होता है तो उसकी संख्या बढ़ेगी और उसकी संघ में उसकी ताकत बढ़ेगी। इसी प्रकार उत्तरी राज्यों को लगता था, स्वतंत्र राज्यों को लगता था कि अगर वो मेरे तरफ से शामिल होंगे तो दक्षिण की संख्या घटेगी और दास राज्यों की संख्या घटेगी तो संघ पर हमारा प्रभुत्व रहेगा। तो इस तरह के अनेक विवादित मुद्दे सामने आते रहे। पहले बार इसका समाधान मिसौरी समझौते के तहत करने का प्रयास किया गया, फिर संतुष्टि के लिए, एक को संतुष्ट करने के लिए भगोड़ा कानून बनाया गया। लेकिन इस सारे चीज़ों से समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि कुछ समय के लिए दब जाती थी, फिर नए मुद्दों के साथ समस्या और उग्र होकर उभरती थी। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव जीतने के बाद, मतलब अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद क्या समस्या पैदा हो गई, जिसने अमेरिकी गृह युद्ध को बिल्कुल कगार पर ला दिया। तो इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।